गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बताया था। अगला प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, मस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन और मस्ट भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन कह रहा है, यूज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज इनवेरिएंट इन टू इनर्शियल फ्रेम। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का उपयोग करके आप सिद्ध कीजिए कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इज इनवेरिएंट यानी अपरिवर्तित रहती है इन टू इनर्शियल फ्रेम, यानी दो जड़त्वीय निर्देशन तंत्रों में। यानी हमको सिद्ध करना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करना है और हमको ये दिखाना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कार्तीय निर्देशांकों के दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो इनवेरिएंट होती है इन टू इनर्शियल फ्रेम। यानी जो वैल्यू इसकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो यस डैश में होगी वही फ्रेम यस में भी होगी। दो इनर्शियल फ्रेम हम कंसीडर करें यस और यस डैश, तो जो वैल्यू इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमको फ्रेम यस में मेजर होगी, फ्रेम यस का ऑब्जर्वर जिस डिस्टेंस को मेजर करेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो मेजर करेगा वही फ्रेम यस डैश का भी ऑब्जर्वर मेजर करेगा। यानी हमको ये बताना है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम उपयोग करें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो इनर्शियल फ्रेम यानी दो जड़त्वीय निर्देशन तंत्रों में, यानी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट रहेगी। यानी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण का अगर हम उपयोग करें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सभी जड़त्वीय निर्देशन तंत्रों या दो इनर्शियल फ्रेमों के बीच में क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। ऐसा हमको सिद्ध करना है, ठीक है, दिखाना है। तो हम सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमको फार्मूला पता है कि यदि एक बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1 z1 है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2 z2 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला हमको पता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम कंसीडर करें तो वैल्यू क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर के बराबर होगी यदि उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो तो। ठीक, तो हमको यही दिखाना है कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी फ्रेम यस में मान लेते हैं उनका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 होता है। फ्रेम यस डैश में उनका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 डैश y1 डैश z1 डैश और x2 डैश y2 डैश z2 डैश है। तो फ्रेम यस डैश के अगर पार्टिकल्स के यानी फ्रेम यस डैश में दोनों पॉइंट बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करें तो फ्रेम यस डैश में क्या होगा, अंडर रूट x2 स्क्वायर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर होगा। ये डिस्टेंस का फार्मूला हमको फ्रेम यस डैश में मेजर होगा। अब इसी फार्मूले में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर ये फार्मूला बदल के फ्रेम यस में बदल जाता है, यानी यस डैश के फार्मूले को यस डैश में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और उसमें हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के उपयोग करने के पश्चात अगर वो फार्मूला फ्रेम यस के फार्मूले में बदल जाता है, फ्रेम यस के डिस्टेंस के फार्मूले में चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा फ्रेम यस यानी कि जो हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है फ्रेम यस डैश में वो फ्रेम यस के बराबर है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी दोनों इनर्शियल फ्रेमों में एक समान है। यानी फ्रेम यस डैश में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर वो दूरी बदल के फ्रेम यस के दो बिंदुओं के बीच की दूरी में बदल जाती है तो हम कहेंगे कि फ्रेम यस डैश में दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वही फ्रेम यस में भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर है। यानी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो कार्तीय निर्देशांकों के दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वो इनवेरिएंट होगी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या इनटू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट अस कंसीडर यस एंड यस डैश आर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा लिखेंगे। Let us consider S and S dash are two inertial frame of reference
to inertial frame of reference S dash is moving with uniform velocity v relative to S, ऐसा हम कंसीडर कर लेंगे। फिर आगे हम लिखेंगे रिलेटिव टू S सच दैट यहाँ से अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट कंसीडर करें अलोंग एनी डायरेक्शन तो v इज इक्वल टू हो जाएगा Vxi प्लस Vyj प्लस Vz के बराबर। v इज इक्वल टू हो जाएगा Vxi प्लस Vyj प्लस Vz के बराबर। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 z1 x2 y2 z2 होता है इन फ्रेम S, और फ्रेम S डैश में हम मान लेंगे x1 डैश y1 डैश z1 डैश और x2 डैश y2 डैश z2 डैश होता है। तो यहाँ से लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ two points in frame S is x1 y1 z1 and x2 y2 z2 while in frame S dash हम लिखेंगे while in frame S dash x2 y2 x1 dash y1 dash z1 dash and x2 dash y2 dash z2 dash के यहाँ बीच बीच में एक कामा लगा देंगे। ठीक है, z2 डैश। अब हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फ्रेम S निकाल के गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें अगर हमको S डैश का की वैल्यू मिल जाए, या हम फ्रेम S डैश के पॉइंट्स के हम यहाँ से कहने का मतलब है कि या तो हम फ्रेम S में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला लगाएं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फ्रेम S में फार्मूला यूज करें, फार्मूला लगाएं, उसके बाद हम उसमें गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें और हमको वैल्यू अगर फ्रेम S डैश के डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फ्रेम S डैश फाइंड हो जाती है तो हम कहेंगे कि क्या है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर इनवेरिएंट इन टू इनर्शियल फ्रेम। या हम फ्रेम S डैश के फार्मूले को कंसीडर करें, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फ्रेम S डैश इज गिवन बाय, ऐसा करके हम फार्मूला लिखें और उसमें गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करें। अगर वो फार्मूला हमारा द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फ्रेम S के इक्विवेलेंट आता है तो हम कहेंगे कि गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर इनवेरिएंट। गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, एक समान होगी, अपरिवर्तित होगी, या दो इनर्शियल फ्रेमों में आइडेंटिकल रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले चाहे फ्रेम S में निकाल लीजिए चाहे फ्रेम S डैश में, फ्रेम S में निकाल के फ्रेम S डैश को प्रूव करिए, चाहे फ्रेम S डैश में निकाल के फ्रेम S को प्रूव करिए। ठीक ना, S को निकाल के S डैश प्रूव कर सकते हैं, या S डैश को निकाल के S को प्रूव S को निकाल के S डैश प्रूव करिए, चाहे S डैश को निकाल के S को प्रूव करिए। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो हम लिखेंगे 10 द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन फ्रेम S डैश इज गिवन बाय। ठीक है, या पहले हम लिख लें फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वी हैव, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x1 डैश इज इक्वल टू होगा x1 माइनस Vxt, x1 माइनस हो जाएगा Vxt के। ठीक है, एनी डायरेक्शन है ना, तीनों देखिए x y z है तो यानी तीनों डायमेंशन में चल रहा है। x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस Vxt, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, x1 डैश माइनस यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं x1 डैश इक्वल टू x1 माइनस Vxt, या अगर हमको जैसे फ्रेम S का निकाल के S डैश को प्रूव करना है तो हम x1 बराबर वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 डैश प्लस Vxt, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस Vxt, y1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा y1 माइनस Vyt
Z1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 माइनस VZT, ठीक है। इसी प्रकार से x2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस VXT अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। अरे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फार्मूला आपने निकाला है लॉन्ग एनी डायरेक्शन के लिए x डैश इज इक्वल टू x माइनस VXT, उसी प्रकार से x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस VXT हो जाएगा, ठीक है। x2 डैश y2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस VYT, Z2 डैश माइनस Z2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा Z2 माइनस VZ, ठीक है। Z2 माइनस VZT के कंबाइंडली हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, कंबाइंडली मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ से फ्रेम एस डैश का निकालेंगे। दस द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फ्रेम एस डैश इज, तो फ्रेम एस डैश में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम जानते हैं, तो फ्रेम एस डैश में निकाल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं। डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट हो जाएगा x2 डैश माइनस एस डैश में है इसलिए x1 डैश का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर हो जाएगा, या यहाँ हो जाएगा प्लस Z2 डैश माइनस Z1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से इसमें हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, या सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x1 डैश x2 डैश y1 डैश y2 डैश z1 डैश एंड z2 डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फ्रेम एस डैश, ठीक ना। हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग, यहाँ से x2 डैश माइनस x1 डैश है, इस प्रकार से वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 डैश x2 डैश y1 डैश y2 डैश z1 डैश एंड z2 डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, समीकरण 2 में रख देंगे। इन इक्वेशन 2 वी गेट रखेंगे, तो यहाँ से हमको देखिए क्या मिल जाएगा। इक्वेशन 2 में जब आप रख देंगे देखिएगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, जो नहीं आएगा नीचे लिखेंगे, ठीक है। x2 डैश माइनस x1 डैश है, जब हम यहाँ से रखेंगे x2 माइनस VXT है माइनस x1 माइनस VXT का होल स्क्वायर होगा, देखिएगा x2 माइनस VXT ये होगा, देखिए ये मझला कोष्टक और ये स्मॉल VXT माइनस हो जाएगा x1 माइनस VXT, ये मझला कोष्टक बंद होगा, ये छोटा कोष्टक बंद होगा, फिर मझला कोष्टक का स्क्वायर, फिर इसी प्रकार से होगा प्लस मझले कोष्टक में होगा छोटे कोष्टक में y2 माइनस VXT माइनस हो जाएगा y1 माइनस यहाँ VYT होगा VYT, और यहाँ हो जाएगा माइनस VYT, और ये मझला को छोटा कोष्टक बंद होगा, फिर मझला कोष्टक बंद होकर स्क्वायर, सब में करंडी रहेगी, प्लस हो जाएगा Z2 माइनस VZT, ठीक है, माइनस हो जाएगा Z1 माइनस VZT, ये हो जाएगा, फिर ये मझला कोष्टक बंद होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक करंडी रहेगी, ये पूरा करंडी में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम फ्रेम एस डैश में निकालेंगे। फार्मूला हमको आ जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का स्क्वायर हो जाएगा। हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार x1 डैश x2 डैश y1 डैश y2 डैश z1 डैश z2 डैश की वैल्यू निकाली है, उसी वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 डैश x2 डैश y1 डैश y2 डैश z1 डैश एंड z2 डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 2 में रखेंगे x2 डैश, तो x2 डैश की वैल्यू आती है x2 माइनस VXT, हमने लिखा है x2 माइनस VXT, माइनस है x1 डैश, माइनस हो गया x1 माइनस VXT, इसका होल स्क्वायर, मझले कोष्टक को लगा के होल स्क्वायर, फिर मझले कोष्टक में फिर छोटे कोष्टक में लिखेंगे y2 माइनस VYT हो गया
y2 डैश की वैल्यू y2 माइनस vy2 हो गया, माइनस है माइनस हो गया, y1 की वैल्यू होगी y1 माइनस vyt, y1 डैश की, फिर इसका ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1 का, z2 की वैल्यू हो जाएगी z2 माइनस vzt, माइनस हो जाएगा z1 की वैल्यू z1 माइनस vzt का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे जब आप, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखेंगे यहाँ से हम देख रहे हैं x2 माइनस vxt है, यहाँ माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस हो जाएगा माइनस x1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा vxt, तो vxt माइनस और vxt प्लस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार से vyt कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार से vzt कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, केवल ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट आ जाएगा आपका, ब्रैकेट में बचेगा x2 vxt कैंसिल हो जाएंगे, केवल x2 माइनस x1 स्क्वायर बचेगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी देखिए vyt कैंसिल, y2 माइनस y1 बचेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। यानी ये क्या है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है इन फ्रेम यस। अगर हम द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फ्रेम यस अगर कंसीडर करें तो यही फार्मूला हमको मिलता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो हमने देखा कि हमने फ्रेम यस डैश के में द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फ्रेम यस डैश कंसीडर किया, उसमें हमने गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया, तो हमको फार्मूला कौन सा मिल जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन फ्रेम यस। यानी जो फ्रेम यस डैश में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की जो वैल्यू फ्रेम यस डैश में है, अकॉर्डिंग टू गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन वही वैल्यू वही ऑब्जर्वेशन हमको फ्रेम यस में भी प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फ्रेम यस एंड एस डैश बोथ आर आइडेंटिकल, हेंस वी से दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम आर आइडेंटिकल, या हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट इन 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्रेम यस डैश में जो वैल्यू है इसमें हमने गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया, ये वैल्यू हमारी फ्रेम यस के वैल्यू में चेंज हो जाती है। या हम फ्रेम यस को कंसीडर करके अगर इसमें हम गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर दें तो फ्रेम यस डैश की वैल्यू में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रेम यस डैश में ऑब्जर्व किया दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो वैल्यू फ्रेम यस डैश में है वही वैल्यू फ्रेम यस में भी है। चाहे हम फ्रेम यस को कंसीडर करके गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें, फ्रेम यस डैश की वैल्यू मिल जाएगी, या फ्रेम यस डैश को कंसीडर करके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें, फ्रेम यस की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट इन 2 इनर्शियल फ्रेम, दोनों फ्रेमों में अपरिवर्तित रहेगा। यानी जो डिस्टेंस आपकी फ्रेम यस डैश में होगी वही फ्रेम यस में होगी। या हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2 फ्रेम आर सेम आर आइडेंटिकल, यानी दोनों फ्रेमों में एक समान होगा या सेम होगा या इनवेरिएंट होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन, इज इक्वल टू हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फ्रेम यस। फ्रेम यस हो गया और बराबर किधर क्या है, बराबर किधर है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फ्रेम यस डैश, बराबर किधर है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फ्रेम यस डैश है कि नहीं, इज इक्वल टू ये। यानी फ्रेम यस डैश में जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है वो फ्रेम यस के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर इनवेरिएंट इन 2 इनर्शियल फ्रेम, या द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, या कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नीचे लिख सकते हैं 10 वी में से दैट, या 10 वी से दैट, यहाँ लिख सकते हैं 10 वी में से दैट, 10 वी में से दैट the distance between 2 points 10 we may say that the distance between 2 points is invariant under Galilean transformation, under Galilean
ट्रांसफॉर्मेशन। या यहीं से इतना और अलग लिख सकते हैं, इज इनवेरिएंट इन टू इनर्शियल फ्रेम। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इज आइडेंटिकल इन टू इनर्शियल फ्रेम, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन दिया था कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट इन टू इनर्शियल फ्रेम, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फिक्सियस फोर्स एंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 10 kg विथ रेफरेंस टू ए फ्रेम मूविंग विथ डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमको फिक्सियस फोर्स यानी आभासी बल की गणना एंड टोटल फोर्स और कुल बल की गणना हमको करनी है ऑन ए एक्टिंग ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो कि एक स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड पे कार्य करता है जिसका मास 10 किलोग्राम है और वो विथ रेफरेंस टू ए फ्रेम मूविंग विथ डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ वो फ्रीली फॉलिंग यानी स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरता है, उसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कल हमने आपको यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको फिक्सियस फोर्स के बारे में बताया था। फिक्सियस फोर्स में हमने आपको बताया था कि वह बल जो कि वास्तव में कार्य नहीं करता, यानी कि जैसे हमने दो फ्रेम कंसीडर किए थे, फ्रेम यस और यस डैश। हमने आपको बताया था कि फ्रेम यस डैश हमारा ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो फ्रेम ए यस डैश जो हमारा है वो एक्सीलरेटेड फ्रेम है यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है और ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव करता है, और हमने कंसीडर किया कि जब फ्रेम यस और यस डैश दो फ्रेम है, यस हमारा इनर्शियल फ्रेम है, यस डैश हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो कि ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव करता है। तो यस डैश का जो ऑब्जर्वर होगा, वो फ्रेम यस के सापेक्ष जो भी पार्टिकल्स होंगे, फ्रेम यस के सापेक्ष रेस्ट पोजीशन में जो भी पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में होंगे, उन सारे पार्टिकल्स को फ्रेम यस डैश का जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या मेजर करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। वो सारे पार्टिकल्स जो फ्रेम यस के सापेक्ष रेस्ट पोजीशन में है, वे सारे पार्टिकल्स माइनस ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। ठीक, तो जब वे सारे पार्टिकल्स माइनस ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो अगर हम माने कि उसमें से एक पार्टिकल यानी कि उसमें से जो भी पार्टिकल फ्रेम यस के सापेक्ष रेस्ट पोजीशन में है, अगर उसका द्रव्यमान यम है तो माइनस ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, यानी कि जो ऑब्जर्वर फ्रेम यस डैश का होगा वो कहेगा कि जो भी पार्टिकल फ्रेम यस डैश के यानी कि जो पार्टिकल फ्रेम यस के सापेक्ष रेस्ट पोजीशन में है, तो फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर उन पार्टिकल्स को बताएगा कि वे सारे पार्टिकल रेस्ट में नहीं बल्कि माइनस ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव करते हैं, और उनके ऊपर एक फोर्स कार्य करता है जो कि माइनस एम ए नॉट के बराबर होता है। एक फोर्स वर्क करेगा मास यम पे, तो मास यम ए नॉट एक्सीलरेशन वो मेजर कर रहा है, इसलिए वो देखेगा, उसको ऐसा प्रतीत होगा कि जो रेस्ट फ्रेम यस में लाइज करने वाला पार्टिकल है, उसके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है जिसकी वैल्यू माइनस एम ए नॉट के बराबर होगी, ऐसा वो ऑब्जर्व करेगा। जबकि वास्तविक स्थिति क्या है कि पार्टिकल पे कोई भी बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि पार्टिकल फ्रेम यस में रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन ऑब्जर्वर जो फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर है वो ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, जिसके कारण वो रिलेटिव मोशन में देखता है कि जो फ्रेम यस में ऑब्जर्वर है, जो फ्रेम यस में पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है, वो माइनस ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। इस कारण वो फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर कहता है कि इसके ऊपर माइनस यम ए नॉट के बराबर एक बल कार्य कर रहा है। इसी बल को जो वास्तव में कार्य नहीं करता है, जो वास्तव में उस पार्टिकल पे कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रेम यस डैश के एक्सीलरेशन के कारण ऑब्जर्व होता है, इसी बल को हम फिक्सियस बल यानी फिक्सियस फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स को हम फिक्सियस फोर्स कहते हैं, जो वास्तव में रियली एक्ट नहीं करता है, यानी कि हम कह सकते हैं सच टाइप ऑफ फोर्स विच डज नॉट रियली एक्ट बट appears to act due to the acceleration of frame of reference is known as the apparent force और फिक्सियस फोर्स और स्यूडो फोर्स। यानी वे बल जो वास्तव में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी
वे इस प्रकार के बल जो वास्तव में कार्य नहीं करते लेकिन कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण, तो उन्हीं बलों को हम फिक्सियस फोर्स कहते हैं। और फिक्सियस फोर्स का फार्मूला हमको मिल जाता है इस प्रकार से। फिक्सियस फोर्स आभासी बल क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जर्वर फ्रेम यस डैश का, वो ऑब्जर्व करता है कि फ्रेम यस में जो पार्टिकल आपका है वो माइनस एम ए नॉट एक्सीलरेशन माइनस एम ए नॉट फोर्स उसके ऊपर कार्य कर रहा है। तो माइनस एम ए नॉट फोर्स जो कि वास्तव में कार्य नहीं करता है लेकिन वो फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर अपने एक्सीलरेशन के कारण ऐसा मेजर करता है, तो उसी फोर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फिक्सियस फोर्स कहते हैं। तो उसी फिक्सियस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, यानी माइनस एम ए नॉट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ एम की वैल्यू हमको दिया गया है 10 kg, ए नॉट की वैल्यू हमको दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में उसके मास का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमको फिक्सियस फोर्स मिल जाएगा। फिक्सियस फोर्स जब मिल जाएगा तो हम रियली फोर्स जो एक्ट होता है, यानी जो वास्तविक बल उसके ऊपर कार्य करता है, उस बल की गणना कर लेंगे। तो वास्तविक बल का क्या कार्य करेगा, जब पार्टिकल स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर कार्य करेगा, यानी स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरेगा, यानी फ्रेम जो हमारा है वो स्वतंत्रतापूर्वक जब नीचे की ओर गिरेगा तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वास्तव में एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंजिंग होगी, यानी उसमें एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा जिसके कारण पार्टिकल नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा, यानी पृथ्वी की ओर आएगा। तो उसमें एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जनरेट होगा जो कि उसके वेट के बराबर होगा। तो पार्टिकल पे वास्तव में जो बल कार्य करेगा, बॉडी पे जो वास्तव में बल कार्य करेगा जब वो स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरेगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण उसके वेट के बराबर बल कार्य करेगा, ठीक है। और जो आभासी बल होगा, आभासी बल किसके कारण होगा, फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण जो फोर्स वर्क करेगा वो हमारा फिक्सियस फोर्स होगा। तो यहाँ से हम इस प्रकार से फिक्सियस फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 10। हमने यहाँ लिखा है लेट अस टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, यानी जब कहने का मतलब अगर हमको जो वैल्यू मिलती है फोर्स की, जो वैल्यू आएगी अगर वो नेगेटिव मिलती है तो हम कहेंगे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, यानी नेगेटिव आएगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, यानी अपवर्ड लिखेंगे। यानी यदि हम जैसे फोर्स की वैल्यू हमने निकाला या बराबर निकाला, हमको -50 न्यूटन मिली, वैल्यू हमको -50 मिली, माइनस साइन आएगा तो हम कहेंगे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक। और अगर हमको पॉजिटिव जैसे 49 न्यूटन हमको मिला, 49 न्यूटन मिला तो हम कहेंगे क्या है, पॉजिटिव फोर्स, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव अगर रहेगी तो हम कहेंगे डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। यानी कहने का इतना बात ध्यान रखेंगे, यानी अपवर्ड डायरेक्शन जब स्वतंत्रतापूर्वक कोई पिंड नीचे की ओर गिरता है तो यदि हमको रिजल्टेंट फोर्स या एक्टेड फोर्स की वैल्यू, जो हमको फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव में आता है, फोर्स की वैल्यू अगर हमको नेगेटिव में मिलती है तो नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव अगर मिलती है तो हम कहेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और अगर पॉजिटिव मिलती है, फोर्स की वैल्यू अगर हमको नेगेटिव मिलती है तो हम कहेंगे फोर्स की वैल्यू अगर हमको नेगेटिव आएगी, ध्यान से बात समझेंगे, यदि फोर्स की वैल्यू हमने निकाला, वैल्यू हमको नेगेटिव मिलती है, यानी जैसे -50 न्यूटन आई, माइनस वैल्यू अगर मिलेगी तो हम कहेंगे डायरेक्शन उसका क्या है, डायरेक्शन आपका होगा अपवर्ड, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन आता है तो डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा और पॉजिटिव साइन आता है तो डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। ध्यान समझेंगे, पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन, किसके लिए, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी स्वतंत्रतापूर्वक अगर कोई पिंड नीचे की ओर कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर आभासी बल निकालें या कुल बल की वैल्यू निकालें, टोटल फोर्स निकालें, तो अगर उसकी वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड है अगर वो पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक ना, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ठीक। और अगर नेगेटिव आता है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक। तो इसी प्रकार से भाई हम फिक्सियस फोर्स निकालेंगे तो फिक्सियस फोर्स किसके कारण होता है, ड्यू टू द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 10 द फिक्सियस फोर्स द फिक्सियस फोर्स इज गिवन बाई, फिक्सियस फोर्स इज गिवन बाई, फिक्सियस फोर्स निकालेंगे तो फिक्सियस फोर्स Fp इज इक्वल टू होता है -ma0 हियर, यहाँ m इज इक्वल टू दिया गया है 10 kg एंड a0 इज इक्वल टू दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन इम्प्लाइज दैट Fp इज इक्वल टू हो जाएगा -10 × 5 यानी 50 न्यूटन, 50 न्यूटन होगा। साइन कैसा आया, माइनस आया, तो माइनस आया यानी डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, यानी इतना फिक्सियस फोर्स, इतना आभासी बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, 50 न्यूटन अपवर्ड, ठीक है। अब हमको कह रहा है आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एंड टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से निकालेंगे। नाउ द टोटल फोर्स ऑन बॉडी इज गिवन बाई, नाउ द टोटल फोर्स
now the total force on body of mass m, mass 10 kg is given by। जब टोटल फोर्स हम निकालेंगे, हमको फार्मूला पता है टोटल फोर्स का, एफ डैश इज इक्वल टू है, एफ डैश इज इक्वल टू होता है एफ माइनस एम ए नॉट। एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस एम ए नॉट होगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ प्लस एफ पी होता है। देखिए एफ डैश इज इक्वल टू होता है एफ प्लस एफ पी, ये टोटल फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट एफ डैश इज इक्वल टू जब निकालेंगे एफ, ठीक, एफ हो गया प्लस एफ पी की वैल्यू रखेंगे तो एफ पी क्या है, माइनस एम ए नॉट के बराबर है, ठीक है। एफ माइनस एम ए नॉट या एफ माइनस एम ए नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली -50 न्यूटन है, ठीक है, -50, एफ माइनस 50 न्यूटन है, ठीक है। एफ माइनस 50 न्यूटन होगा। अब यहाँ से हम कंसीडर कर लेंगे माइनस एम ए नॉट है, तो यहीं तक लिखिए, जाने दीजिए, क्या फ़ायदा, आप परेशान होंगे, ठीक है। अब एफ़ की वैल्यू निकालेंगे। एफ़ क्या है, एफ़ इज़ द रियली फोर्स विच इज़ एक्टेड ऑन द बॉडी। तो बॉडी के ऊपर जो रियली फोर्स वर्क कर रहा है, जो बॉडी के ऊपर रियली फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे द हियर एफ इज इक्वल टू होगा, जो रियली फोर्स एक्ट करेगा जब स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरेगी बॉडी, तो उसके द्रव्यमान के कारण उसके ऊपर एक गुरुत्वीय त्वरण जनरेट होगा, तो उसके ऊपर उसके भार के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, उसके ऊपर उसके भार के बराबर बल कार्य करेगा, जो कि m × g के बराबर कार्य करेगा। यानी जब स्वतंत्रतापूर्वक पिंड नीचे की ओर आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसके भार के बराबर बल नीचे की ओर कार्य करेगा। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा m × g, m × g होगा, m की वैल्यू हो गई 10 × g इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 98 न्यूटन के। 98 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो ये रियली फोर्स एक्ट करेगा पॉजिटिव है, तो किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, इतना बल नीचे की ओर कार्य करेगा। हेंस नेट फोर्स जब आप निकालेंगे 10 द रिजल्टेंट फोर्स इज एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस एम ए नॉट, एफ की वैल्यू आ जाएगी 98 माइनस एम ए नॉट की वैल्यू है 50, यानी हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 48 न्यूटन आएगा। और ये भी पॉजिटिव आता है तो 48 न्यूटन कहाँ होगा, डाउनवर्ड, ठीक है, 48 न्यूटन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 48 न्यूटन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, देख लेंगे आप। देखिए हमको कह रहा था फिक्सियस फोर्स और टोटल फोर्स निकालिए, जो जब आने फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे हमको निकालना, जो स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड पर जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उस पे हमको फिक्सियस फोर्स और टोटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। जबकि जिस फ्रेम से वो गिर रहा है उस फ्रेम का जो एक्सीलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमको फिक्सियस फोर्स निकालना है। हम जानते हैं फिक्सियस फोर्स वह फोर्स है जो कि पिंड के फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण एक आभासी बल पार्टिकल पे फिक्सियस फोर्स वह फोर्स है जो कि वास्तव में कार्य नहीं करता है, लेकिन फ्रेम के एक्सेलरेशन के कारण कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। तो फ्रेम के एक्सेलरेशन के कारण जो बल कार्य करेगा उसी बल को हम फिक्सियस फोर्स कहेंगे। तो दस द फिक्सियस फोर्स इज गिवन बाय एफ पी इज इक्वल टू होगा, हम फार्मूला जानते हैं, माइनस एम ए नॉट के बराबर होगा। ए नॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा। फ्रेम का एक्सेलरेशन यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और मास ऑफ पार्टिकल हमको, मास ऑफ बॉडी हमको दिया गया 10 kg। देन फिक्सियस फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -50 न्यूटन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर साइन हमारा नेगेटिव आता है दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड, एंड इफ द साइन इज पॉजिटिव दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यानी स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए यदि फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो फिक्सियस फोर्स की वैल्यू हमको मिलती है -50 न्यूटन, यानी जो आभासी बल है वो 50 न्यूटन के बराबर ऊपर की दिशा में कार्य करता है। जो आभासी बल होगा, यानी जब पिंड स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरेगा तो पिंड पे लगने वाला जो आभासी बल होगा, जो वास्तव में कार्य नहीं करता है, आभास होता है, वो जो फिक्सियस फोर्स होगा, जो स्यूडो फोर्स होगा, जो आभासी बल होगा वो 50 न्यूटन ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक, देन द टोटल फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास 10 kg इज गिवन बाय, टोटल फोर्स निकालेंगे तो हम जानते हैं टोटल फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू होता है फिक्सियस फोर्स प्लस रियली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो वास्तविक बल उसके ऊपर कार्य करता है वो, प्लस जो आभासी बल होता है वो।
F प्लस एफ पी हो जाएगा, F हो गया प्लस एफ पी की वैल्यू होती है माइनस एम ए नॉट के, माइनस एम ए नॉट हमने लिख दिया। सबसे पहले हम F की वैल्यू निकालेंगे जो रियली फोर्स एक्ट करेगा। जब बॉडी हमारी स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरेगी तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जनरेट होगा। उस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण उसके भार के बराबर नीचे की ओर एक बल कार्य करेगा जो कि उसके ऊपर वास्तव में पृथ्वी के द्वारा लगाया जाएगा, जिसके कारण पिंड स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरता है। तो जब बॉडी स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर आएगी तो अपने भार के उसके ऊपर एक वास्तविक बल कार्य करेगा जो उसके भार के बराबर होगा। तो वह वास्तविक बल उसके भार के बराबर और भार निकालेंगे तो m इंटू जी यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। m की वैल्यू 10 दिया गया, g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू टोटल फोर्स आ जाएगा 98 न्यूटन के। 98 न्यूटन पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हम कहेंगे कि जो कुल बल है वो 98 न्यूटन नीचे की ओर कार्य करेगा, 50 न्यूटन बल ऊपर की ओर कार्य करेगा आभासी बल, और जो वास्तविक बल है वो 98 न्यूटन नीचे की ओर कार्य करेगा। तो पार्टिकल पे कुल कितना बल कार्य करेगा, जो टोटल फोर्स उसके ऊपर वर्क करेगा वो कितना होगा। तो हमने यहाँ से लिखा 10 द रिजल्टेंट फोर्स इज या 10 द फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एक्टेड ऑन बॉडी इज गिवन बाई, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 द रिजल्टेंट फोर्स एक्टेड ऑन बॉडी इज गिवन बाई, ऐसा भी लिख सकते हैं 10 द रिजल्टेंट फोर्स इज एफ डैश इज इक्वल टू होगा एफ प्लस एफ पी के, एफ की वैल्यू होगी 98 प्लस एफ पी की वैल्यू -50 तो वैल्यू आ जाएगी 48 न्यूटन। यानी एफ डैश जो टोटल फोर्स उसके ऊपर जो वास्तविक बल यानी कुल बल पार्टिकल पे या बॉडी पे जो कुल बल कार्य करेगा वो 48 न्यूटन का नीचे की ओर बल कार्य करेगा, क्योंकि क्वांटिटी कैसी है पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड हम लेंगे। हमने यहाँ लिख दिया है लेट अस टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड अपवर्ड नेगेटिव, यानी यदि हमको फोर्स की वैल्यू नेगेटिव मिलती तो हम कहेंगे फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, और अगर फोर्स की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है तो हम कहेंगे फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुल बल उसके पार्टिकल पे कुल कितना बल कार्य करता है, 48 न्यूटन का बल कार्य करता है, 48 न्यूटन का फोर्स वर्क करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके ऊपर एग्जैक्ट रिजल्टेंट जो फोर्स वर्क करता है वो 48 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप फिक्सियस फोर्स और टोटल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। रियली फोर्स भी इसी प्रकार से हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो किसी भी फ्रेम के लिए जो उसके फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण जो फोर्स पार्टिकल पे कार्य करता है, फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण जो बल कार्य करता है पार्टिकल पे, वो फोर्स हमारा होता है फिक्सियस फोर्स। और जो पार्टिकल के एक्सीलरेशन के कारण जो फोर्स वर्क करता है वो हमारा बल होता है, कहने का मतलब है वास्तविक बल रियली फोर्स होता है, रियल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, बस इस टॉपिक में इतना ही। हमने आपको न्यूमेरिकल बता दिए, फिक्सियस फोर्स पे भी आधारित, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर भी आधारित। ठीक है, दैट्स ऑल।